हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर वैदिक शिक्षा। कल बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कहा सर जो है अस्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। इसका मूल कारण ये था कि 6 बजे सुबह हम विद्यालय आते हैं, पहली हमारी क्लास होती है, और कल जो है बिल्कुल बादल छा गए थे, अंधेरा हो गया था, लाइट कट गई थी, इसलिए जो है पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं आई। और उन्होंने सारे बच्चों ने कहा सर इसको फिर से बता दीजिए, अच्छे से दिखाई नहीं दिया। तो थोड़ा सा हम इसको बताते हैं, जल्दी जल्दी फास्ट रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। वैदिक शिक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके अंतर्गत वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा आती है। ये हमने बताया था। वैदिक शिक्षा क्या है? यह वेदों पर आधारित शिक्षा है। और हमारे क्या हैं? 4 वेद हैं। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्हीं पर आधारित जो शिक्षा होती है उसे हम कहते हैं वैदिक शिक्षा। तो ये वैदिक शिक्षा के अंतर्गत हमने 10 पॉइंट लिखे थे। इन 10 पॉइंटों के अंतर्गत हमको पढ़ना है। तो हम पहला पॉइंट लिखे थे क्या? शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था, एक बार फिर से इसको लिख देते हैं, शिक्षा व्यवस्था एवं अवधि। ये हमारा पहला पॉइंट था, शिक्षा व्यवस्था एवं अवधि। तत्कालीन अगर समाज में देखेंगे तो हमारा समाज वर्णों में विभक्त था और वे वर्ण 4 थे। कौन से वर्ण थे? 4 थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों में विभक्त था। तो ब्राह्मण का काम क्या था? उपदेश देना, भिक्षा मांगना और दूसरों को ज्ञान प्रदान करना। क्षत्रिय का काम क्या था? लड़ाई और झगड़ा करना। अर्थात एक देश से दूसरे देश की जो लड़ाई हो रही है तो क्षत्रिय उसमें क्या करते हैं? भाग लेते थे। और तीसरा काम था वैश्य का। तो वैश्य का क्या काम था? व्यापार करना। और शूद्र का क्या काम था? ये जो 3 हैं, तीनों की क्या करना? सेवा करना। ये शूद्रों का काम। क्षत्रियों का काम था भिक्षा देना, ज्ञान बांटना और उपदेश देना। ये ब्राह्मणों का काम था। और क्षत्रियों का काम क्या था? लड़ाई करना, एक तरह से साहस दिखाना, अपनी ताकत दिखाना, राज करना, ये सब क्षत्रियों का काम था। वैश्यों का काम क्या था? व्यापार करना। और शूद्रों का काम था इन तीनों की सेवा करना। तो शिक्षा व्यवस्था हम वैदिक काल में देखते हैं। वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था का प्रारंभ होता है तो चूड़ा कर्म संस्कार से होता है। चूड़ा कर्म संस्कार, और यह 5 वर्ष में बालक का किया जाता है, जिसमें मंत्रों का जाप करा करके ये मान लिया जाता था कि विद्या जो है अब घर में प्रारंभ हो गई है। इसीलिए इस संस्कार को विद्यारंभ संस्कार भी कहा गया। विद्यारंभ संस्कार भी कहा गया। तो शिक्षा यहाँ घर में प्रारंभ होती ही, जैसे ही बालक थोड़ी और आयु वर्ग में होता है तो उसका एक संस्कार किया जाता है जिसका नाम है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार, इसका अर्थ क्या है? उपनयन संस्कार का उप मतलब समीप, उप मतलब समीप और नयन मतलब ले जाना, अर्थात समीप ले जाना। तो किसके समीप ले जाना? गुरु के समीप ले जाना। गुरु के समीप ले जाने के कारण इस शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। ये जो उपनयन की आयु है, जो समीप गुरु के ले जाया जाता है, ये 4 वर्णों में अलग अलग इसका विधान था। तो ब्राह्मण के लिए उपनयन की आयु 8 वर्ष थी, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष थी और वैश्य के लिए 12 वर्ष थी। तो ब्राह्मण का कोई बालक है तो 8 वर्ष में उपनयन संस्कार उसका होगा, क्षत्रिय कोई है तो 11 वर्ष में और वैश्य का है तो 12 वर्ष में। इस काल में शूद्रों और स्त्रियों की शिक्षा का कोई विधान मिलता नहीं है।
कहीं कहीं स्त्रियों की शिक्षा का थोड़ा बहुत विधान मिलता है। तो ये हमारा क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के हिसाब से ये हमारा उपनयन संस्कार किया जाता था, जिसके अंतर्गत सर का मुंडन करवा करके, निर्धारित वेशभूषा पहना करके, गायत्री मंत्र का जाप करा करके बच्चे को गुरु के समीप भेजा जाता था और गुरु उसको शिक्षा देते थे। और ये जो है वैदिक शिक्षा व्यवस्था ये 12 वर्ष तक चलती थी, अर्थात इसका समय जो था वह 12 वर्ष तक था। और जैसे ही बालक 12 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता था तो उसका समापवर्तन संस्कार किया जाता था। समापवर्तन संस्कार किया जाता था और यह मान लिया जाता था कि बालक की शिक्षा क्या हो गई, समाप्त हो गई। और इस काल में, वैदिक काल में वेदों पर आधारित शिक्षा थी। हमारे 4 वेद हम बताए। तो जो छात्र एक वेद का ज्ञाता होता था, एक वेद का ज्ञाता, एक वेदक के ज्ञाता को स्नातक, 2 वेद के ज्ञाता को वसु, 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र, और जो 4 वेद जाता था उसे आदित्य के नाम से जाना जाता था। तो एक वेद जो छात्र जान जाता था उसे स्नातक, 2 वेद जान गया तो वस, 3 वेद जान गया रुद्र, और 4 वेद, चारों वेद का ज्ञाता को आदित्य के नाम से जाना जाता था। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट शिक्षा व्यवस्था के बाद जो आता है वह पाठ्यक्रम पर आता है। पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस, कि इस वैदिक शिक्षा में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों, वैश्य को पढ़ाया गया, शूद्रों की शिक्षा का विधान नहीं था। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों को क्या पढ़ाया जाता, तो इसमें वेद, पुराण, उपनिषद, पशुपालन, कृषि, इतिहास, धार्मिक कथाएं, महापुरुषों की जीवनियाँ, महापुरुषों की जीवनी, अर्थशास्त्र, सैन्य विद्या, नीति शास्त्र इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी। इसका पाठ्यक्रम वेद था, पुराण, उपनिषद, पशुपालन, कृषि, इतिहास, धार्मिक कथाएं, महापुरुषों की जीवनी, अर्थशास्त्र, सैन्य विद्याएं और नीति शास्त्र के अलावा पशुपालन आदि की शिक्षा दी जाती थी। अगला पॉइंट आते हैं, तीसरा पॉइंट, शिक्षा केंद्र। शिक्षा केंद्र, शिक्षा केंद्रों में यह प्रकृति का खुला वातावरण, इसमें शिक्षा केंद्र 2 थे। एक प्रकृति का खुला वातावरण और दूसरा आश्रम। प्रकृति का खुला वातावरण का मतलब है पेड़ पौधे के नीचे या खाली मैदान में या किसी चबूतरा पर बैठ करके प्रकृति के इसी वातावरण में जो गुरु थे वह शिक्षा प्रदान करते थे। दूसरा आश्रम। आश्रम मतलब गुरु अपने कुटिया में या आश्रम में बैठा करके बच्चों को शिक्षा देते थे। ये हमारा शिक्षा का केंद्र हो गया। और चौथा पॉइंट आता है हमारा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि, शिक्षण विधि मतलब किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। तो इसमें 3 शिक्षण विधियां प्रचलित थीं। पहली थी श्रवण, दूसरी मनन और तीसरी निध्यासन।
तो श्रवण का मतलब है गुरु की बताई हुई बातों को सुनना। क्या कहलाता? श्रवण कहलाता। अर्थात गुरु जो बातें बताते थे बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते थे। दूसरा काम ये करते थे, मनन करते थे, चिंतन करते थे या हृदय में उसका विचार करते थे जो बातें गुरु उनको बताए हैं। और तीसरा है निध्यासन। सुनने के बाद, विचार करने के बाद बच्चे उसे अपने जीवन में उतारते थे, जिसे हम निध्यासन के नाम से जानते हैं। या जो ज्ञान गुरु ने सिखाया है उसको सुने, उस पर चिंतन करें, उसे अपने व्यवहारिक जीवन में उतारें, जिसे हम कहेंगे निध्यासन। ये 3 प्रमुख शिक्षण विधियां थीं। इसके अलावा वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, संवाद विधियां थी। वाद विवाद क्या है? बातचीत के माध्यम से क्या है, बच्चों को पढ़ाया जाए। प्रश्नोत्तर मतलब प्रश्न किया जाए, उत्तर की अपेक्षा की जाए, इसके माध्यम से पढ़ाया जाए। संवाद का मतलब है बराबर तरीके से बातचीत करके बच्चों को पढ़ाया जाए, जिसे हम संवाद के नाम से जानते थे। ये हमारी क्या है? शिक्षण विधियां। अगला पॉइंट आता है अनुशासन। अनुशासन एवं दंड। अनुशासन एवं दंड। गुरु जो हैं बच्चों को कुछ न कुछ नियम बताते थे, जैसे समय पर उठना, समय पर हाथ मुंह धोना, समय पर भोजन करना, समय पर शिक्षा प्राप्त करना, समय पर भिक्षा लेने जाना। तो ये सर क्या है, समय पर सारी चीज़ें रखी हुई थी। जो बच्चा इस समय का उल्लंघन करता था, नियमों का उल्लंघन करता था, कानून तोड़ता था, उसके लिए दंड का भी विधान था। तो दंड का विधान शारीरिक ना ज़्यादा होकर के मानसिक था। शारीरिक ना ज़्यादा होकर के मानसिक था। कैसा मानसिक था कि गुरु जो है अपने समीप से बच्चों को दूसरी जगह बैठा देते थे, अपने समीप से दूर कर देते थे, और उस बच्चे से अकेले काम कराया जाता था, और उस बच्चे को अकेले भिक्षा लेने के लिए भेज दिया जाता था, या गुरु उससे 2-3 दिन बात ही नहीं करते थे। तो इस प्रकार से इनकी दंड व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। अगले दिन हम पढ़ेंगे इसके आगे वाला। ओके।